डाइटिंग प्रॉपर खाने का हिस्सा है या ये प्रॉपर एक लाइफस्टाइल है? मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि बिफोर डाइटिंग आप देख के खाएं आप क्या खा रहे हैं। लाइफस्टाइल ऐसा कि आप नहीं डाइट मैनेज कर पा रहे, आपकी गट नहीं ठीक, तो आप समझे आपकी बॉडी में कोई फंक्शनिंग ठीक नहीं है। डेली लाइफ किस प्रोपोर्शन में आपको खाने का कहती है? बहुत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत अडैप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ही देख के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। भूख हड़ताल कर लेते हैं, समटाइम हम अमाउंट ज्यादा ले लेते हैं और समटाइम वो चीज टॉक्सिक और साइड ओह इफेक्ट। माय गॉड। फिर हम एंड पे कहते हैं ओ नो वी शुड वर्क ऑन आवर न्यूट्रिशन, तो दैट्स वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, सो डोंट गो फॉर इट। शादी से 2-3-4 महीने पहले ब्राइडल्स जो है वो डाइट पीक पे करना स्टार्ट कर देती हैं। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मोटे होंगे तो सिर्फ आप मोटे नहीं हैं, हार्ट डिजीज होने का चांस 70% तक ज़्यादा हो जाता है। वर्स्ट डिजीजेज जो उन्होंने डाइट की वजह से अपनी बॉडी में पैदा कर ली हो वो कौन सी होंगी? सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली डाइट है। ओह माय गॉड। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, डोंट टेक एंटासिड्स। अब एंटासिड्स का इतना कल्चर हो गया हुआ है, साशे घुला। खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये खाना हमारे जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर कैसे असरअंदाज होता है? वजन कम करने के लिए हम बहुत सारी मुख्तलिफ डाइट्स करते हैं, चाहे वो कीटो डाइट हो या वो मेडिटेरियन डाइट हो या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इनके फायदे और नुकसानात क्या हैं? तो आज की पॉडकास्ट में डॉक्टर वर्दा से हम इनके फायदे और नुकसानात तो जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आप घर बैठे बजट फ्रेंडली डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं और कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वर्दा। तो आज जैसे हम बात करने वाले हैं डाइट पे, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये डाइट क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डाइट होती है ना, डाइट मीन्स डाइटिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली हमारे यहाँ पता है क्या होता है कि आपने एक फूड ग्रुप को निकाल देना है, शायद सिर्फ एक स्पेसिफिक फूड ग्रुप पे रिलाई करना है, ये डाइट है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनली कहें, एक हेल्दी इंसान के लिए जब हम डाइटिंग की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं सब कुछ हेल्दी और बैलेंस खाना, अपनी डाइट को रेगुलर करना। दिस इज ऑल अबाउट डाइटिंग। डाइटिंग की अगर टाइप्स पे बात की जाए तो आजकल कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो हमने खुद से बना ली हुई हैं। मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट है वो हमारे पास कीटो डाइट आ जाती है, जोन डाइट आ जाती है, मेडिटेरियन डाइट्स हैं, डिफरेंट कुजीन्स के साथ रिलेटेबल डाइट्स हैं। लेकिन आजकल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, फैड डाइट्स। हम बहुत सुनते हैं जी आज सिर्फ आपने अंडे खाने हैं दिन में, ओमैट दिन में सिर्फ एक मील खाना है। तो इस तरह मुख्तलिफ बहुत सारी डाइट्स बना दी गई हुई हैं, लेकिन हर बीमारी के मुताबिक और आपके हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट और उसके साथ हर बीमारी के मुताबिक जो डाइट होती है उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट। कि जो न्यूट्रिशन आपकी उस बीमारी के मुताबिक, जैसे शुगर पेशेंट है उसके लिए ज़रूरी है वो फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करे, कार्ब्स का इस्तेमाल कम करे, तो वो ऑब्वियसली ये न्यूट्रिशन थेराप्यूटिक डाइट्स है। लेकिन ऑब्वियसली आगे फर्दर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसे डिफरेंट इंटरेस्टिंग डाइट्स भी हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हम उन्हें किए जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने खुद ही बता दिया कि फैट डाइट के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये फैट डाइट क्या है? फैट डाइट्स की बात की जाए, आज हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हर तरफ पता लग रहा है एग डाइट, वन मील डाइट, उसके अलावा लिक्विड डाइट, वेजिटेरियन डाइट्स। इस तरह की डाइट्स में होता क्या है मोस्टली कि हमारे पास दिन में 5 फूड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट के अंदर, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और डेयरी। लेकिन अब ये जो स्पेसिफिक इस तरह की डाइट्स बना दी गई हुई हैं, अगर मैं बात करती चलूँ एग डाइट की, तो एग डाइट में क्या होता है कि हमने हफ्ते में 7 दिन सिर्फ अंडों का इस्तेमाल करना है। अच्छा। उसके अलावा दूसरे फूड ग्रुप्स का इस्तेमाल नहीं करना। यानी फैट डाइट से मुराद ये कि आपने अपनी डाइट में से कोई 4 फूड ग्रुप निकाल देने हैं और एक फूड ग्रुप को ऐड कर लेना है। ओह ओके। तो ये अंडे पूरा दिन में किस तरह, फिर किस प्रोपोर्शन से वो खाते हैं? अच्छा, अंडों का प्रोपोर्शन ये होता है कि सुबह नाश्ते में 2 अंडे आपने योक के साथ खाने हैं, 1 अंडा बगैर योक के। उसके बाद दोपहर में क्या करना है कि आपने
एक अंडा और उसके साथ जैसे उसमें मोस्टली लोग एग ऑमलेट और वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अगर डिनर में बात की जाए तो फिर 3 अंडे, लेकिन दिन में ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी। तो अब इस डाइट में जो सबसे डेंजरस चीज़ होती है वो ये होती है कि आप सिर्फ अपनी बॉडी को हाई प्रोटीन दे रहे हैं। हमारी किडनी और लिवर दोनों को सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली एक डाइट है। अब कोई भी डाइट होती है, बीइंग अ डाइटिशियन, जब भी हमसे पूछा जाता है तो हम एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ, चाहे आप कोई भी डाइट कर रहे हैं उसमें ये चीज़ ना करें कि 4 फूड ग्रुप्स निकाल दिए आपने, सिर्फ 1 फूड ग्रुप्स। हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कहीं बालों को बायोटिन चाहिए, स्किन को कोलेजन चाहिए। तो इसी तरह आप देखें कि आप सिर्फ अपने एक ऑर्गन को नरिश कर रहे हैं और बाकी कोई नरिशमेंट नहीं। तो ये यूं ही होगा कि आपके घर 5 बच्चे हैं लेकिन आप 4 बच्चे जो हैं उनको भूखा रख रहे हैं और 1 बच्चे को फीड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो 4 जो हैं वो डेफिशिएंट होंगे, ना सिर्फ डेफिशिएंट होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता डीनेचर और ख़त्म होते जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो ऐसी आजकल सो कॉल्ड डाइट्स चल रही हैं, तो हम इनको बहुत ही स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि इस तरह की डाइट्स नहीं फॉलो की जाएं। अगर करनी है तो इसमें कुछ हेल्दी डाइट ऑप्शंस हैं जो हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ही देख के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स देखते हैं ना, उन पे प्रॉपर रिसर्च करते हैं और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप अभी खुद बता रही हैं कि ये एग डाइट इतनी अच्छी डाइट नहीं है, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात की जाए, एग्जैक्टली डाइटिशियंस और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, मैं कहती हूँ दे बोथ आर ऑपोजिट। लेकिन अब जैसे आप लोगों ने स्पेसिफिक जो हेल्थ फोरम्स जहाँ पे आप लोग प्रोफेशनल्स को बिठा रहे हैं और प्रोफेशनल्स ही आके बता रहे हैं कि कौन सी डाइट्स और रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस और अपनी मेडिकल एजुकेशन के साथ। अच्छा, अब ये जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि एक सेलिब्रिटी ने एक डाइट फॉलो की है और उसके वेट जो है वो रिड्यूस हो गया उससे 15 केजीज। तो वो सेलिब्रिटी आके बार बार बता रही होती है कि जी मैं सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, मैं दोपहर ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, मैं शाम ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, दिन में मैं सिर्फ एक पोर्शन फिश का ले लेते, चिकन का। हम लोग समझते हैं कि दैट्स अमेजिंग डाइट, इसका उस बंदे का इससे वेट कम हो गया तो हमारा भी कम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अब हो सकता है कि उन्होंने साथ कोई मल्टीविटामिन इनटेक रखा हो और हो सकता है उनको जो हेल्थ इश्यूज आए हैं वो चीज़ें नहीं सोशल मीडिया पे वो बता रहे। बिल्कुल। तो इसलिए प्रॉस और कॉन्स दोनों चीज़ों को देखते हुए, और आप एक चीज़ कभी भी एक दूसरे का डाइट प्लान फॉलो ना करें कि एक इंसान ने वो प्लान फॉलो किया, वो चाहे वेट रिडक्शन का है, वेट गेन का है, किसी हेल्थ डिजीज हो सकता है। जैसे अगर डायबिटिक पेशेंट का डाइट प्लान है तो हो सकता है उसकी शुगर का HbA1c का लेवल और हो, आपका लेवल और हो। तो इस वजह से कंपैरिजन डाइट्स जो हैं उनको बहुत अवॉइड करना चाहिए। अहम है कि हम लोग बैलेंस डाइट करें और जैसे हेल्थ फोरम्स हैं उन पे कोई रिसर्च बेस्ड डॉक्टर आके, कंसल्टेंट आके सोशल मीडिया पे बता रहा है तो उनको कंसीडर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। डाइट प्लान बनाने वक्त हमें कौन से की फैक्टर्स मद्देनजर रखने चाहिए? डाइट प्लान बनाते हुए जो मेजर की फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास पेशेंट का वेट आ जाता है, हाइट आ जाती है, उसके साथ साथ उसके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कितनी है, स्टमक हेल्थ कितनी है, उसके साथ साथ डाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डाइजेशन खाने की कैसी होती है, मसल कैसा है। तो ये तमाम मेजर फैक्टर्स, फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर, इन सारी, और उसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान हो, जो आपका रूटीन है वो वाला फैक्टर को भी मद्देनजर रखा जाए ताकि आप डाइट प्लान को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। आपने बात की कीटो डाइट। कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट भी एक डाइट की टाइप है। अच्छा, कीटो डाइट के लेकिन कुछ जगहों पे बहुत बेनिफिट्स भी हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर एक पेशेंट है उसको अल्जाइमर डिजीज़ है, मुख्तलिफ कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिसमें कीटो डाइट का बड़ा मेजर रोल है। अब कीटो डाइट में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक जो फैट ग्रुप है, फैट ग्रुप, उसमें देसी घी आ जाता है, उसमें ऑलिव ऑयल आ जाता है, डिफरेंट सीड्स के ऑयल्स आ जाते हैं। हम स्पेसिफिक क्या करते हैं, हेल्दी फैट्स जो हैं उनको अपनी डाइट में 70% तक ऐड करते हैं। 30% तक हम प्रोटीन्स और कार्ब्स को भी ऐड करते हैं, लेकिन जो रिफाइंड कार्ब्स हैं जैसे जिसमें सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया आती हैं उसको हम बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जो कीटो डाइट है ये वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है, जिनके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ है या कोई ऐसी डिजीज़ है जो रेजिस्टेंट रिलेटेड है, या फिर अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा स्टक हो गया उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन बगैर न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशनिस्ट के जाने आप इसे स्टार्ट ना करें, आपकी इसमें कुछ हेल्थ चीज़ें। अच्छा, अब कीटो डाइट के बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, कीटो डाइट से वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाता है। मोस्टली ठीक है। जब लोग कीटो डाइट करते हैं तो कहते हैं वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स मैजिकल, फॉरन वेट श्रेड हो गया। लेकिन जब हम कीटो डाइट छोड़ते जाते हैं तो वो वेट फॉरन बाउंस बैक हो जाता है। तो इस वजह से आप और उसके साथ एक मसला जो और आता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी में कीटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों में देखा गया है कि उनके गुर्दे इसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो यानी हम जो भी डाइट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अफेक्ट करती है। तो इसी वजह से अब मुझे पता है इकरा ऑडियंस ने इसके बाद आपसे यही मैसेज करके कोई तो बताएं डाइटिशियन, कोई तो हाल बताएं कि फिर कौन सी डाइट करनी चाहिए। तो एक ऐसी डाइट मैं आपको बताऊंगी जिसमें हम सारे फूड ग्रुप्स भी लेंगे, लेकिन वो आपका वेट भी श्रेड करेगी और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होने देगी। अच्छा, उसके लिए 3 फैक्टर्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं। एक, सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल और क्लीन ईटिंग। पोर्शन कंट्रोल और क्लीन ईटिंग से मुराद ये नहीं है कि खाना साफ सुथरी प्लेट में और साफ जगह पे बैठ के खाना है। क्लीन ईटिंग से मुराद ये है कि आपने हर वो डाइट जो प्रोसेस्ड है, हर वो डाइट जो सफ़ेद मैदे से बनी है, हर वो डाइट जो केमिकल से बनी हुई है, हर वो डाइट जिसके अंदर आर्टिफिशियली एडिटिव्स ऐड हैं, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट फ्रोजन फूड्स आ जाते हैं, या वो फूड्स जिनके अंदर MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट मौजूद है, नूडल्स जो हम सबको बहुत पसंद होते हैं। तो ऐसी डाइट करनी है जो जिसमें ये सारी चीजें ना हो। आप घर का नूडल्स इंस्टेंट के जो स्पैगेटीज वगैरह जो हम खुद बनाते हैं, वो स्पैगेटीज वगैरह में अगर होल व्हीट की ऑप्शन है तो वो आप ले सकते हैं। होल व्हीट की अगर आपके पास स्पैगेटीज में ऑप्शन है तो आप अंदर भरपूर वेजिटेबल्स डाल के, चिकन डाल के, उसमें ऑलिव ऑयल हेल्दी तरीके से अगर उसे बना के ले रहे हैं तो इट्स टोटली हेल्दी। तो उसके साथ क्लीन ईटिंग और घर का साफ ऑर्गेनिक खाना खाएं। उसके साथ आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी भी चीज़ें 6 से स्टार्ट होती हैं, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, इन सारी चीज़ों को थोड़े अरसे के लिए अपनी डाइट से निकाल दें। और उसके साथ जो हमारे पास थर्ड टिप आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने दिन में 2500 कैलोरीज ली हैं, उसमें से एटलीस्ट 1000 कैलोरीज या 800 कैलोरीज को बर्न करें, ताकि जो आपकी एब्जॉर्प्टिव कैलोरीज हैं वो जाके आपका वजन ना बढ़ाएं। उससे आप खा भी रहे हैं लेकिन आप, और फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल आपका वज़न कम करने में बेहद हेल्प। आप देखिए, अगर आप, हमारी बॉडी का इंजन ठीक होगा ना तो खाना बेहतर डाइजेस्ट होगा, बेहतर अब्जॉर्ब होगा, और जो चीज़ें हमारी बॉडी के इस्तेमाल की नहीं वो बेहतर तरीके से एलिमिनेट होंगी। तो इसलिए फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़रूर कोशिश कीजिए। खाली पेट जैसे चिया सीड और पानी के अंदर डाल के लिया जा सकता है। उसके अलावा फ़ाइबर हमारे पास चोकर की फॉर्म में भी मौजूद होता है, वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और वन थिंग विच मेक अ बिग डिफरेंस, आप अपना जो हमारे यहाँ स्टेपल फूड जो है वो रोटी है। ऑब्वियसली स्टेपल फूड रोटी है, तो इस वजह से जो एशियंस है जब तक रोटी ना खाएं तो पेट नहीं भरता। तो इस वजह से अपनी रोटी को आप लोग करेक्ट कर लें। ये इतना बड़ा, आप वाइट फ्लोर से बनी रोटी खाना छोड़ दें, आपको PCOS का मसला नहीं होएगा, आपको डायबिटीज़ के चांसेस आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे, आपका स्टमक हेल्थ अफेक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से होल व्हीट रोटी या फिर एक रोटी जो हम कहते हैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी, दिस इज़ अमेजिंग। आपने क्या करना है, 3 से 4 किस्म के आटे होते हैं, जिसमें हमारे पास होल व्हीट आता है, जौ का आटा आता है, बाजरे का आटा आता है, और उसके अंदर थोड़ा सा आप चोकर ऐड कर सकते हैं। तो इन 3-4 आटों को मिक्स कर लें। उससे क्या होगा, प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा, फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव हो जाएंगे, जिससे आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, वेट लॉस बेहतर होगा, डायबिटीज़ का चांस बहुत कम हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो आपने बड़े मज़े की डाइट बता दी है और जो कि हेल्दी भी होगी। इसी के साथ मुझे आप ये बताइएगा कि मेडिटेरियन डाइट, इसका भी आपने जिक्र किया, तो ये मेडिटेरियन डाइट कौन सी है? मेडिटेरियन डाइट है हमारी देसी डाइट, जिसके अंदर भरपूर सब्जियां हैं, प्रोटीन्स हैं, उसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट असेंशियल फैटी एसिड्स, अंडे हैं। मेडिटेरियन डाइट और में ये चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे ख़ास तौर पे एशियंस का कल्चर ऑफ फूड है, जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, वेजिटेबल्स का कंटेंट भी मौजूद है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन मौजूद है, और डेयरी का इस्तेमाल भी है। तो मेडिटेरियन डाइट इज़ अमेजिंग डाइट।
वो एक्चुअली जो बैलेंस डाइट है उसी की अगर हम आपको एडवांस इस न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में कहें तो हम मेडिटेरियन डाइट कहते हैं। तो ये डाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जिसमें आप दिन में 5 फूड ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन 5 फूड ग्रुप्स में गुड ऑप्शन को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास रोटी आ जाती है, चावल आ जाता है, होल व्हीट से बना पास्ता आ जाता है, जौ आ जाता है, सफ़ेद मैदे से बनी चीज़ें नहीं। और अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो उसमें आपने लीन प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, चर्बी वाला गोश्त जैसे इस्तेमाल नहीं करना। उसके साथ साथ वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, डेयरी आ जाती है, और डेयरी में कोशिश करना है कि स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क या लो फैट डेयरी उसका इस्तेमाल किया जाए। और इसके क्या नुकसान है? इसके कोई नुकसानात नहीं है, ये वाओ। ज़बरदस्त डाइट है और ये वो एक्चुअली डाइट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। मेडिटेरियन डाइट प्लान जो है इट्स टोटली सेफ एंड हेल्दी, ये हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें खाने की प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए? मतलब हमें सुबह नाश्ता और फिर उसके बाद दोपहर का खाना, शाम का जो हमारा स्नैक टाइम होता है, देन हमारा डिनर होता है, ये 4 खाने तो हमारे मस्ट होते हैं हर बिल्कुल। पाकिस्तानी के। तो इसमें मुझे बताएं कि इसकी प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए पूरे दिन में? अच्छा, प्रोपोर्शन इस तरह होनी चाहिए कि आपने एश्योर करना है कि अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत हेल्दी है मेडिटेरियन डाइट को फॉलो करते हुए, आप दिन में 2 मेजर मील्स लें। मेजर मील से मुराद ये कि उस मेजर मील में कार्ब, प्रोटीन, फैट मौजूद हो, यानी हमारी रोटी शामिल हो जिसके अंदर। जैसे नाश्ता उसमें आप रोटी ले लें, उसके साथ एक ऑमलेट का इस्तेमाल कर लें और देसी घी का 1 चम्मच डाला जा सकता है। अगर आपने लो फैट मिल्क पीना है या चाय का इस्तेमाल करना है वो 45 मिनट के बाद करें। दोपहर में क्या ठीक है। करें, आप हेल्दी सैलड की ऑप्शंस लें। सैलड्स के अंदर आप लोबिया डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं और भरपूर सब्जियां जो हैं उससे भरा सैलड का बाउल लें। और रात को अर्ली डिनर की हैबिट को अपनाएं। और अर्ली डिनर हैबिट में आपने एक चीज़ करनी है कि रात को जो अर्ली डिनर लेना है उसके अंदर आप वो वाला कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें जो आप उतनी क्वांटिटी जो आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे अक्सर हमारे यहाँ कल्चर होता है कि जी 2-3 रोटियां, मोस्टली लोग रात को काम से फारिग होते हैं, जिस टाइम लेट फारिग हुए 2-3 रोटियां एक खाना खा के बिल्कुल यूजुअल उधर ही बैठ गए, और वॉक उसके भी बाद नहीं उधर की। ही लेट गए या बैठ गए। अब तो बिल्कुल, बिल्कुल। सर्दियां आ गई हैं तो मोस्टली वो वाला चीज़ स्टार्ट हो जानी है। तो आपने रात को एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें और रात को अर्ली डिनर की हैबिट, मगरिब के साथ आप खाना खा लें और डिनर को कोशिश करें उसमें अपना 1 रोटी का पोर्शन रखें और जो आपकी रोटी है उसका साइज़ 6 इंच का होना चाहिए। और उसके साथ आपके घर जो सालन बना है बस कोशिश करें कि सालन को बहुत ज़्यादा भूना ना जाए, उसके साथ साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का ख्याल रखते हुए आप अंदर हेल्दी ऑयल से में खाना पकाएं। हेल्दी ऑयल में हमारे पास ऑलिव ऑयल हो सकता है, देसी घी हो सकता है, कॉर्न ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है। बनस्पति ऑयल जो है इट्स पॉइजन, उससे बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। हार्ट प्रॉब्लम्स का इशू, वेट गेन का इशू, एथेरोस्क्लेरोसिस जिस समय होने का बहुत बड़ा इशू है जो हम खाने में ऐसे ऑयल्स पकाते हुए इस्तेमाल करते हैं जो कि टोटली अनहेल्दी हैं। अच्छा, आपके पास डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, उसमें जी। से कोई वर्स्ट डिजीजेज जो उन्होंने डाइट की वजह से अपनी बॉडी में पैदा कर ली हो, वो कौन सी होंगी? वर्स्ट डिजीज़ेज़ में मैंने मुझे आज भी याद है कि एक पेशेंट मेरे पास आया और उसके फादर जब अंदर कमरे में एंटर हुए तो ही वाज लिटरली क्राइंग, वो रो रहे थे। तो मैंने कहा कि आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों रो रहे हैं। तो जब वो अंदर एंटर हुए तो उनके हाथ में इतनी सारी फाइल्स थी। तो जब मैंने फाइल्स देखी और अभी उनके बेटे की उम्र सिर्फ 22 साल थी, और जब मैंने फाइल्स देखी तो उस बच्चे को लिवर फैटी 4th ग्रेड का था, उसको किडनी जो है वो फेल हो चुकी हुई थी और अब डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई और सलूशन नहीं। और अभी उस बच्चे की उम्र सिर्फ 21 साल थी। तो जब पता चला कि इस बच्चे का ये हाल क्यों है तो वो जिम में कुछ अनहेल्दी डाइट्स और उसके साथ स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करता था। मोस्टली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो डाइट है ना, इसके नाम पे, फिटनेस के नाम पे ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में मौजूद, या वो कहते हैं कि ये 3 दिन का मील प्लान है, ये आप फॉलो करें, आपके जी ये मर्दों में ख़ास तौर वो मसल्स वाला बड़ा क्रेज़ होता है, पैक्स बन जाएंगे और फीमेल्स में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगी। तो एक चीज़ जो सबसे वर्स्ट मैंने आज तक डाइट की वजह से देखी है वो ये है कि जो हम लोग गलत वेट लॉस डाइट्स और उसमें गलत वेट लॉस सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं बगैर ये जानने कि इस सप्लीमेंट्स के, एक सप्लीमेंट मेरे पास आया, मैंने उस सप्लीमेंट को खोला और
फेंका, तो आप यकीन करें उसके अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय जो है ये जैसे चोकर फाइबर फूड होता है ना उस तरह, उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं था। तो आई एम सरप्राइज टू सी कि ओ माय गॉड, हमारे यहाँ लोग देखते भी नहीं है कि इस वेट लॉस के कैप्सूल के अंदर है क्या, और हम लोग फौरन खा उसको लेते हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी के इनटेक अंदर करते डाल हैं। रहे हैं। तो आप देखिए उसके अंदर स्टीरॉइड्स हो सकते हैं या ऐसी, तो इसलिए आप इस तरह की डाइट्स जो आप खुद से करते हैं या सेल्फ मेडिकेशन सप्लीमेंट्स खुद से लेना, ये आप यकीन माने आपके ऑर्गन्स को दिनों में डैमेज और ख़त्म कर देता है। और आपका लिवर और किडनी सबसे पहले अफेक्ट होती है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। ओह माय गॉड, तो ये सप्लीमेंट्स और ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है, मतलब लेमैन को नहीं पता, वो जिम में जाता है और उसको अगर उसका ट्रेनर कह दे कि नहीं भाई ये प्रोटीन्स आपने लेने हैं, ये सप्लीमेंट्स आप ले लेने हैं, आप तो देखें क्या आप सलमान खान बन जाएंगे जवानी वाला। इकरा तो ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट्स वो बोलते हैं कि जी आप सलमान खान लड़कियों को कह रहे होते हैं आपके ट्रेनर, और आप दिनों में बन एग्जैक्टली, जाएंगी, ये डाइट वाइट कुछ नहीं होता, आप जो है वो बिल्कुल। तो ये वाकया यहाँ सुनाने का मकसद भी यही कि देखें आपके दिनों में ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। और एक चीज़ आप देखें कि ये अल्लाह ताला ने हाथ आपको दिया है और इसमें मुंह में डालने का सिस्टम ये अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ठीक है? तो एटलीस्ट थिंक व्हाट यू आर ईटिंग। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि बिफोर डाइटिंग या बिफोर फॉलोइंग एनी प्लान या कुछ भी करने से पहले आप इतना थोड़ा सा, हर इंसान के अंदर एक न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होता है, आप अपनी सेंसरी एवेल्यूएशंस को एक्टिव रखें, आप देख के खाएं आप क्या खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉफ़ी है तो मुझे पता होना चाहिए अच्छा ये कॉफ़ी है, इसके अंदर कौन सा दूध इस्तेमाल हुआ है, तो इतना जो बेसिक नॉलेज इतनी चीज़ें, तो इसलिए देख के और सोच समझ के खाएं। जब हम देख के और सोच समझ के माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो हमारी 90% हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमें फ़र्क पता लग जाएगा हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। बिल्कुल ठीक है वर्दा, अब ये तो सप्लीमेंट्स हमने उनकी बात कर ली जो जिम में हमें ट्रेनर्स लगा देते हैं हमारे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि डेली लाइफ में हम लोग खुद से भी मल्टी वाइटामिन ऐड कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, और उसके अलावा हम कैल्शियम की टेबलेट हम खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये एक हेल्दी चीज़ है? अच्छा, जहाँ तक मल्टीविटामिन और कैल्शियम का ताल्लुक है, अब वो लोग जो हर टाइम लेथार्ज रहते हैं, हर टाइम आपको लगता है कि आप खाना खाने के बावजूद आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, वो ख़वातीन जिनका मेनोपॉज़ल टाइम करीब है, 35 ईयर से ऊपर लोग जिनकी एज फैक्टर की वजह से डेफिशिएंसीज आ रही हैं, तो वो लोग बिल्कुल दिन में एक मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़, जब भी आपने अपने मल्टीविटामिन खरीदना है उसमें एक चीज़ एश्योर करें कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो शुगर फ्री विटामिन ले, और उसके साथ साथ जो दूसरी डिजीज़ेस की अगर बात की जाए, अब जैसे ख़वातीन हैं उनको वो मल्टीविटामिन लेना चाहिए जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड और ओमेगा 3 ओमेगा 6 ज़्यादा होता है। तो अगर तो आपको खुद नॉलेज है और आपको पता है कि आपके लिए कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है तो आप खुद लें, वरना न्यूट्रिशनिस्ट से आप प्रेस्क्राइब करा लें। तो इन सारी कंडीशंस में आपको मल्टीविटामिन ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ कैल्शियम का जहाँ तक ताल्लुक है, अच्छा अब कैल्शियम का बड़ा मज़ेदार सीन है। अगर आप रिक्वायर्ड कैल्शियम ले लेते हैं ना तो आपकी हड्डियाँ फ़ौरन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और आपकी हेल्थ बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कैल्शियम ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी किडनी में फ़ौरन स्टोन्स बनने लग जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। और कैल्शियम का सप्लीमेंट ऐसा है कि जो हर घर में बहुत प्रैक्टिस है खुद से लेने की, कि हम नहीं देखते हमें बच्चे भी ले रहे हैं, बच्चे बहुत भी ले रहे छोटे हैं, बच्चे ले रहे छोटे हैं, आपको बच्चे वो टेबलेट पता होगी पानी में पानी डिप में मिक्स करके, की, तो वो तो एग्जैक्टली सब बच्चे भी ले रहे हैं बच्चे भी आजकल ले रहे के हैं, घर बिल्कुल। में। अच्छा, अब उसका सीन ही होता है कि हम बगैर जाने, अब अगर आपने सुबह भी आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, दोपहर को आप दही खाते हैं, रात को फिर आप दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं, या दूध से बनी शाह का इस्तेमाल, तो आपका कैल्शियम पूरा हो रहा है, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की। लेकिन अगर आपको पता है आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, या आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, या आपकी हड्डियों में से आवाज़ें आती हैं, दीज आर द कॉमन अलार्मिंग थिंग्स जो हर लेमैन अपने अंदर जानता है, तो बिल्कुल। इन सूरतों में आप कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 3 माह तक कैल्शियम का इस्तेमाल करें, उसके बाद ब्रेक लें, और उसके बाद टेस्ट करा के कि अगर आपके अंदर अभी भी डेफिशिएंसी है तो आपने लेना है, वरना खुद से कैल्शियम इस तरह नहीं इतना ज़्यादा लेना, वरना आपकी किडनी स्टोन्स और किडनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। वाओ,
और इसी के साथ जिंक की भी टैबलेट अब लेना स्टार्ट हो गई हैं बहुत सारी ख़वातीन, तो इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है? अच्छा, जिंक ख़वातीन से ज़्यादा मर्द बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक जिंक का सप्लीमेंट ऐसा है कि मतलब जो पेशेंट भी आता है ना, वो कहता है मैडम मैं ये वाला सप्लीमेंट ऑलरेडी, तो आप जब हम उनसे पूछते हैं कि आप जिंक क्यों ले रहे हैं, तो दे सेड के मैडम हमें लगता है हम जिंक डेफिशिएंट है। अच्छा, जिंक के जहाँ तक फ़वाइद की बात की जाए, हमारी गट हेल्थ के लिए जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेल फीमेल फर्टिलिटी हेल्थ के लिए जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे बालों और स्किन के लिए जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो हम नट्स इस्तेमाल करते हैं, सीड्स इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर नेचुरली जिंक मौजूद होता है। लेकिन अगर आप डाइटरी सोर्सेज ले रहे हैं तो उसके साथ आपको सप्लीमेंटल्स नहीं लेने की ज़रूरत। लेकिन अगर आप डाइटरी सोर्स नहीं ले रहे तो उस सूरत में आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा जिंक का सप्लीमेंट लेना आपके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पे गुर्दे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। तो इस वजह से आप पहले थोड़ा सा देखेंगे, अगर आप डेफिशिएंट है तो फिर फॉर श्योर, और कोई हर्ज नहीं, सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी डाइट से चीज़ें नहीं पूरी हो रही, आपके अंदर मैल अब्जॉर्प्शन है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप नहीं डाइट मैनेज कर पा रहे। लेकिन जान के लीजिए अपनी असेसमेंट, आप 2 वक्त का खाना ना खाएं लेकिन टेस्ट ज़रूर करा लें। टेस्ट करा के डेफिशिएंसी दे के फिर ज़रूर आप इन चीज़ों की तरफ जा। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग जो कि 30, 35, 40s में जाने वाले हैं, उन्हें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी डाइट अडॉप्ट करनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी एजिंग जो है या तो वो कंट्रोल हो जाए या वो रिवर्स में चली जाए? इकरा, ये तो आपने बड़ा सबका फेवरेट सवाल कर लिया कि एवरीबडी वांट्स कि वो जवान रहे, खूबसूरत नज़र आए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना वेट मेंटेन रखें। जब हमारा वेट मेंटेन होता है, हमारी स्किन सैगी नहीं होती और ऑब्वियसली आपके ऊपर जल्दी एज नहीं आती। अच्छा, जहाँ तक डाइट की बात है, तो डाइट में ख़ास तौर पे वो लोग जेनेटिक बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वो लोग 5 फूड ग्रुप्स अपनी रूटीन में, 5 ऐसे फूड हैं जो अगर वो आप शामिल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा। उसमें ख़ास तौर पे सबसे पहले आ जाती है हमारे पास फ़िश, ओमेगा 3, ओमेगा 6 बहुत अच्छा मौजूद होता है। उसके अच्छा, साथ इसका ऑल्टरनेटिव भी बता दें, जो लोग फिश नहीं खाते तो उसके ऑल्टरनेट में क्या वो खा सकते एग हैं? खा सकते हैं, ठीक है। वो लीन प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूध का इस्तेमाल, दूध जो है उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन कहा जाता है, तो आप दूध का इस्तेमाल करें। खजूर इज़ अमेजिंग। हम खजूर को इतना इग्नोर करते हैं, हम खजूर को इस्तेमाल करते, लेकिन खजूर जो है उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की बहुत अच्छी तादाद मौजूद होती है। तो ख़ास तौर जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं या हमारे पे एज आ रही होती है, तो उसकी वजह से हमारे पट्टे और मस्कुलर हेल्थ सबसे पहले अफेक्ट होती है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके साथ नट्स और सीड्स को ज़रूर शामिल रखें। वो लोग जिन एज बढ़ती जा रही है, उससे ये फ़ायदा होगा, जब आप नट्स और सीड्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। एक तो वो आपका नर्वस सिस्टम बेहतर करते हैं, आप उसमें मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो आपकी ओवरऑल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और 5वीं चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी या वॉक का ज़रूर शामिल रखें। आपका स्टैमिना, सांस लेने का प्रोसेस, उसके साथ आपका मस्कुलर सिस्टम, उसके साथ आपका वेट, ये तमाम चीज़ें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। तो अगर हमारे हाँ, एक कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा होता है ना, लोग बेड और चारपाई के ज़्यादा करीब बिल्कुल, जाना बिल्कुल। शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं अब हम बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, मैंने देखे कई बूढ़े लोगों, बिल्कुल दे आर हेल्दी, बट दे थिंक दैट साइकोलॉजिकली वो रिचुअल और कल्चर्स में कि जी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मैंने शायद बेड रिडन ही होना है। आप अगर अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें और आप अपनी बॉडी के अंदर मोबिलिटी ना होने दें, तो ये टाइम आप पे कभी भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो आप इसलिए कोशिश ये करें कि जो लोग बुढ़ापे की तरफ चाहते हैं कि हम जल्दी ना आ जाएं, तो अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कम से कम 15 मिनट ज़रूर करें। आप अपने घर में कर लें, आप घर के टेरेस पे कर लें, थोड़ा सा ज़रूर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और पार्क्स में ज़रूर जाएं। अब तो जैसे विंटर्स आ गए हैं, आप ऑरेंज लें,
मज़ेदार नट्स लें, ठीक है, उसके साथ आपको विटामिन डी मिलेगा, आपकी मसल हेल्थ बेहतर होगी, और वॉक करें। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत फूड्स के साथ बनाते हैं, तो जब हमारी फूड और लाइफ इन दोनों चीज़ों में हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हो जाएंगी, तो उससे हमारी ज़िंदगी इम्प्रूव भी हो जाएगी और हेल्दी भी हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने ये चीज़ें बता दी कि ये 5 ऐसे आपके लाइफस्टाइल है, मैं तो इनको लाइफस्टाइल कहूँगी, जी कि जी, ये अडॉप्ट करने से आपकी एजिंग कंट्रोल हो जाएगी। तो महनूर बलोच को तो आप जानती होंगे कितनी बिल्कुल। यंग है, कि सेज फैक्टर में, और वो कितनी यंग है। यस। तो क्या उस तरह का आप फिट रख सकते हैं कि ये चीज़ जेनेटिकली आती है आप में? अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिकली और अर्ली केयर। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अर्ली केयर। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो देखिए, दे आर रोल मॉडल, कि अगर वो रख सकते हैं तो आप भी रख सकते हैं। लेकिन वो लोग करते क्या हैं कि अब उनको पता है कि ये अब हमारी एज जो है वो 30 के बाद आ जानी है, तो वो 25 में वो हैबिट्स अपनाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो 30s भी हमारे डिले होते जाएं। तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल अगर हेल्दी डाइट को फॉलो करें, हेल्दी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से हट के है, लेकिन हमारे अंदर बहुत मेजर रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ बिग थिंग। अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं, मेंटल आप पीस में रहते हैं, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो नहीं बढ़ता। एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बढ़ता, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक बीमारियां होने के भी कम चांस हो जाते हैं। तो इस वजह से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको एश्योर करें, और स्ट्रेस को अपने ऊपर इस तरह हावी ना करें कि वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करें। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने बात की इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जी जी। इसका प्रॉपर वे समझा दें हमारी ऑडियंस को कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस प्रोपोर्शन में आपको खाने का कहती है, और इस टाइम पे आप खाएं और इस टाइम पे आप मत खाएं। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की हमारे पास 3 तरह की विंडोज़ आती हैं। एक हमारे पास 10 आवर की विंडो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे की विंडो करते हैं, और कुछ लोग 16 घंटे की विंडो करते हैं। अब करना ये होता है, आपने 24 घंटे में, जो लोग 12 घंटे की विंडो करते हैं, तो 12 घंटे आपने खाना है और 12 घंटे आपने फास्टिंग करनी है। इसी तरह जो 16-20 वो वाला प्रोपोर्शन है, तो उसमें क्या होता है, 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी है और बाकी घंटे आप खा सकते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत अडैप्ट कर रहे हैं, कि जितने घंटे हमने खाना है उसमें हम कुछ भी खा सकते हैं। उसमें चाहे हम जंक खाएं, उसमें हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिएं, उसमें हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करें। देखिए, नहीं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वेट रिडक्शन के लिए, या अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, या वो बच्चियां जो पीसीओएस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके साथ साथ जितने घंटे की विंडो में आपने खाना है वो आपने हेल्दी खाना है। उसमें भी अहम है कि आप प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, वाइट फ्लोर को अवॉइड करें, वाइट शुगर्स को अवॉइड करें, एक्सेसिव सॉल्ट को अवॉइड करें, तब इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगी। वरना वो ऐसे ही होगा कि फास्टिंग खोली है, जैसे एक मेरी पेशेंट थोड़े दिन पहले मेरे पास आई, तो कहती हैं कि मैं ना फास्टिंग खुलने का वेट कर रही होती हूँ ताकि मैं हलवा पूरी खा सकूँ। तो देखिए, आप अगर फास्टिंग इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि आप जितना अरसा एफर्ट करें उसको प्रोडक्टिव एफर्ट बनाएं। उसके साथ वो चीज़ें ना करें कि वो आपकी एफर्ट भी ज़ाया हो जाए। तो आपने फास्टिंग करनी है तो आप, और बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ हाईली इफेक्टिव, लेकिन अगर उसे आप, जैसे मैंने आपको ठीक तरीके से बताया कि जिस विंडो में आपने खाना है उसमें हेल्दी चीज़ें लें और प्रॉपर वो अपनी फास्टिंग वाली विंडो को फॉलो करें, तो इट रियली अफेक्ट अ लॉट। हेल्दी डाइट में आप क्या सजेस्ट करती हैं खाने के लिए? अच्छा, हेल्दी डाइट में मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप रात को लेट नाइट स्नैकिंग ना करें, उसके साथ साथ वाइट फ्लोर गुड्स इस्तेमाल ना करें। सफ़ेद मैदा, उससे बनी तमाम अशिया में सिर्फ सफ़ेद फ्लावर से बने डिज़र्ट्स नहीं आ जाते, सफ़ेद ब्रेड भी आ जाती है, सफ़ेद आटे से बनी रोटी भी आ जाती है। उसके साथ जो है वो हमारे पास हेल्दी ईटिंग में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, और जैसे ये पालक वगैरह, पालक और वगैरह, मेथी है, धनिया है, पुदीना है,
इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट बी कॉम्प्लेक्सेस की मौजूद होती है। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, और उसके साथ एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी ईटिंग में आप पोर्शन का ख्याल रखें। एक वक्त जैसे एक सुन्नत है तिब्ब नबवी में इस चीज़ का बड़ा जिक्र गया है कि अगर हम 3 चीज़ें ये फॉलो कर लेते हैं ना, तो आज मेडिकल साइंस भी इसको अप्रूव कर रही है कि आप बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। एक, भूख रख के खाएं। दूसरा, अपने मैदे का चौथा हिस्सा खाली छोड़ें। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास है वो आ जाती है कि खाने से पहले पानी पिएं। जब हम खाने से पहले पानी पीते हैं तो मेडिकली भी ये चीज़ होता है, एक तो आपकी डिटॉक्सिफाइंग इम्प्रूव हो जाए, और हम पेट भर के नहीं खाते, वो फिर आपका पेट फुल फिलिंग वाली चीज़ जल्दी आ जाती है। तो ये 3 प्रैक्टिसेस हैं, इनको अगर हम अपनी डेली रूटीन में अपना लेते हैं, और खाना खा के फ़ौरन बैठे नहीं रहें। खाना खाने के बाद एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट स्लाइटली वॉक करें। उसमें एक्सरसाइज नहीं रिकमेंडेड है, लेकिन स्लाइटली वॉक या 40 कदम ज़रूर चला जाए ताकि खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ये जो हम जूसेस अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हैं, तो जूसेस हेल्दी हैं, पीने चाहिए? अच्छा, जूसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, जूसेस हेल्दी अगर आप उसके अंदर कोई शुगर नहीं ऐड कर रहे और सिर्फ फ्रूट्स ले रहे हैं रॉ फॉर्म में उसका जूस आपने बनाया, तो इट्स हेल्दी। डिपेंड ऑन कि आप वो जूस कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं फ्रूट का और फ्रूट जूस का, तो उसमें फ्रूट ज़्यादा बेहतर है। फ्रूट इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी मौजूद होता है, क्वांटिटी का ख्याल रख होता है, और उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते हैं। और जहाँ तक जूस की बात है, जूस में क्या होता है, एक तो आपने 1 ग्लास ऑरेंज जूस पीना है तो उसमें कम से कम 4 से 5 ऑरेंजेस जाएंगे, फाइबर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके साथ मोस्टली ये होता है कि हम फिर फ्लेवर के लिए भी कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो फ्रूट जब हम रॉ फॉर्म में खा रहे हैं फाइबर के साथ, उस फ्रूट का फ्लेवर हमें अच्छा लग रहा है और वो खाया जा रहा है, तो इस वजह से। लेकिन ख़ास तौर पे कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसमें आपसे ऑरली फ्रूट नहीं खाया जा रहा, तो उसमें जूसेस बेनिफिशियल। बिल्कुल ठीक। एशियन डाइट और वेस्टर्न डाइट में क्या डिफरेंशिएशन है? एशियन डाइट ये है कि हम लोगों के जो फूड है इसमें मोस्टली क्या होता है कि मीट पोर्शन बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे वो एशियंस को हमेशा अगर न्यूट्रिशनली एग्जांपल का कि ये गोश्तखोर या कार्निवोर्स हैं, मतलब बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा हमारे यहाँ मीट की कंजम्पशन है। लेकिन अगर वेस्टर्न्स में डाइट की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि वो लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, प्लांट बेस्ड वेजिटेबल्स। उधर अगर आप जूसेस या ये भी चीज़ें देखेंगे वो भी वेजिटेबल्स की होंगी, स्मूदीज, और वो लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सही हक में जो है वो यूटिलाइज करते हैं। और उसके साथ वेस्टर्न डाइट में एक चीज़ होती है कि मोस्टली क्या होता है कि वो लोग रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जहाँ तक हमारा एक तो मीट की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ हम लोग फैट्स, हेल्दी फैट्स, जैसे हमारे यहाँ खाने के ऊपर तरी ना हो तो हम खाने को टेस्टलेस समझते हैं, तो ये एक डिफरेंस मेजर है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने फाइबर, एनरिच फाइबर फूड खाना हो, तो कौन से 5 ऐसे मेजर फूड्स हैं जो हम डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होता? ओके जी, उसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, और फ्रूट को हमेशा पील के साथ इस्तेमाल किए। नट्स जो है वो हमारे पास बहुत अच्छा सुपर फूड है। उसके साथ साथ चिया सीड्स आर अमेजिंग सुपर फूड। अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे यू विल सी द डिफरेंस इन योर गट एंड इन योर वेट। उसके साथ अगर फोर्थ में बात करूँ हमारे पास सुपर फूड की, तो वो हमारे पास जो ख़ास तौर पे फ्लेक्स सीड्स है, ये भी एक सुपर फूड है। और फिफ्थ, मोरिंगा, इट्स अमेजिंग। इसके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ख़ास तौर पे एक आम रेगुलर इंसान के लिए भी और डिजीज़ में भी। और डायबिटिक पेशेंट और बीपी पेशेंट वो ये सब फूड खा सकते हैं? यस। लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट में क्या डिफरेंशिएशन है? अच्छा, लो कार्ब और हाई प्रोटीन जो ख़ास तौर पे हम वेट लॉस के लिए डाइट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं वो यही होती है, लो कार्ब और उसमें हाई प्रोटीन। अच्छा, अब होता क्या है कि लो कार्ब में ये होता है कि हम लोगों ने कार्ब्स का कंटेंट, रोटी चावल, इसको बहुत ज़्यादा कम कर देना है, और प्रोटीन यानी गोश्त अंडा दालें, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा कर देना है। अच्छा, उससे वेट तो बिल्कुल रिड्यूस होता है, लेकिन हेल्दी कार्ब्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और इसी वजह से न्यूट्रिशनली गाइडलाइंस जो हम देते हैं एक हेल्दी इंसान के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो हेल्दी कार्ब्स का है।
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्योंकि ऑब्वियसली अगर ग्लूकोज कार्ब्स इज मेंट टू बी एनर्जी, अगर कार्ब्स होंगी तो हमारे अंदर एनर्जी होगी। तो इसी वजह से क्या होता है जब हम हाई प्रोटीन पे आते हैं और कार्ब्स कट डाउन कर देते हैं तो मोस्टली लोग ऐसे कहते हैं कि बॉडी के अंदर जान नहीं, बॉडी बहुत ज़्यादा फेंट हो रही है और एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो हाँ, अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़रूर शामिल रखें, 30% तक की चाहे शामिल रखें, शामिल ज़रूर रखें। बिल्कुल अगर हम निकाल देंगे या होता है 10% आपने कार्ब्स कर दी, 90% प्रोटीन कर दी, तो वो भी डिफरेंट डेफिशिएंसीज और हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि अब डिफरेंट इंजेक्शंस ऐसे बन गए हैं कि जिसकी वजह से आपको फ़ौरन से वेट गेन आपका होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका क्या रोल है? वेट गेन होना स्टार्ट हो वेट सॉरी वेट लूज होना लॉस। स्टार्ट, अच्छा, वेट लॉस। हमारे पास बिल्कुल ऐसे बहुत सारे एडवांस स्टैटिक ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिस जो वेट लॉस के लिए, उसमें खासतौर ओजेम्पिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फैट डिजॉल्विंग ड्रिप्स हैं, लाइम बॉटल्स हैं। तो इस तरह ये वाली जो चीज़ है ये हम इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो बेराटिक सर्जरीज की तरफ जा रहे हैं या जिन जो बहुत ओवर एज के साथ साथ ओवर वेट है और उनका वो ओवर वेट अपनी हेल्थ के पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाल रहा है, तो उनमें ये इंजेक्शंस और इस तरह की चीज़ें ज़रूर हेल्पफुल हैं। कुछ डिजीज़ेज़ हैं उनमें भी, जैसे फैटी लिवर है, वो वाले पेशेंट्स भी अपना फैटी लिवर रिवर्स करने के लिए करें। लेकिन एक जो है वो कम्युनिटी ऐसी है कि जिनका 10 किलो वज़न बढ़ा है तो वो चाह रहे हैं कि हम लोग, उनके लिए इट्स नॉट हेल्दी। देखें, अगर आप नेचुरल वे में अपना वेट शेड कर सकते हैं तो डोंट गो फॉर दीज ट्रीटमेंट्स। अच्छा, अब ये ट्रीटमेंट उन डिजीज़ पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल इस तरह हो जाता है क्योंकि उनका वो वेट उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और वो फ़ौरन जिस्म से निकालना है और उनके अंदर टेंडेंसी या कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है कि यहाँ डिफरेंट हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो वेट नहीं श्रेड कर सकते। लेकिन जब आप नेचुरली वेट श्रेड कर सकते हैं तो नेचुरली करें, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की कंडीशंस हैं तो उनमें ज़रूर हो सकता है। विंटर्स चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की, अब शादियों का सीज़न आपको पता है, तो शादी से कुछ स्पेशली ये फॉर ब्राइडल पूछ रही हूँ कि शादी से 2 3 4 महीने पहले ब्राइडल्स जो है वो डाइट पीक पे करना स्टार्ट कर देती हैं। वो कहती हैं नहीं भाई, हमने शादी तक तो बिल्कुल स्किनी और बिल्कुल टीन एज वाली लड़की बनना है। तो क्या वो हेल्दी चीज़ है? शादी से पहले हेल्दी वे में वेट लॉस करना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आपका बीएमआई नॉर्मल है और उसके बावजूद आप चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल ज़ीरो फिगर हो जाएं और आप, तो वो बेहद ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इस तरह है कि वो जो आपकी अगली लाइफ है, हम जो अगर न्यूट्रिशनली लैंग्वेज में कहें तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो शादी से पहले वाला प्री ब्राइड फेज़ है, तो उस 3 माह में न्यूट्रिशन करेक्शन की जाए ताकि आपकी जो अगली लाइफ में होने वाले हार्मोनल चेंजेस हैं या आपने ऑब्वियसली कंसेप्शन की तरफ जाना है, कंसीव करना है, तो उसके लिए अहम है कि ये जो पहली शादी से 3 माह पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे ऑपोजिट करते हैं। हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, हम भूख हड़ताल कर लेते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो जिससे क्या होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जा गई हुई है। तो इसी वजह से आज ये जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से हर 8 में से जो 3 लड़कियां वो इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होती हैं शादी के फ़ौरन बाद। तो इस वजह से आप जो प्री वेडिंग है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने न्यूट्रिएंट्स का ख़ास ख्याल रखें। एक जूस मैं बताती हूँ जो ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ABCG। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीटरूट, सी फॉर कैरेट। ABC जूस ऐसा है कि इसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा है, विटामिन C का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो है अंदर आयरन का लेवल पूरा हो जाएगा और उसके साथ स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। और उसके साथ कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, हेल्दी फूड सारे, पोषण कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें और उसके साथ वो चीज़ें जो उस टाइम पे अनहेल्दी हैं उन्हें अपनी डाइट से निकाल दें। जैसे वाइट सॉल्ट, एक्सेसिव वाइट सॉल्ट है, एक्सेसिव वाइट शुगर्स है, वाइट फ्लोर गुड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो चीज़ें जिनके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट मौजूद है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, किसी भी किस्म का स्टेरॉइडल इंटेक है। ये तमाम चीज़ें आपने शादी से पहले अपनी लाइफ से वैसे भी आपको निकाल देनी चाहिए, लेकिन शादी से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग ओवर वेट हैं वो कोशिश करें हेल्दी वे में अपने नॉर्मल वेट में आए, और वो बच्चियाँ जो अंडर वेट हैं वो अपने वेट को मेंटेन करके अपने हेल्दी
वेट गेन करें और हेल्दी वेट पे आएँ। और ख़ास तौर पे अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट बूस्ट इस टाइम पे ज़रूर दें। न्यूट्रिएंट बूस्ट आपको हेल्दी डाइट और अगर इन केस आपके अंदर कोई स्वेयर डेफिशिएंसी है तो वो पूरा करके मिले। तो शादी के बाद जो है वो डाइट में चेंज लाना इम्पोर्टेंट होता है? येस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली देखिए आप ख़ास तौर पे वो कपल्स जिन्होंने कंसीव करना है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि फीमेल्स जो हैं वो अपनी डाइट को एम्फेसाइज करें, लेकिन उतना ही मेल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट पे एट दैट टाइम एम्फेसाइज करना। और मैं ये चीज़ कहती हूँ कि शादी से पहले फीमेल्स की डाइट पे बहुत बात हो रही होती है, मेल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो हाई प्रोटीन लें, अपने वेट मैनेजमेंट करें, ख़ास तौर पे अपने मिनरल्स और विटामिन्स को बॉडी के अंदर एश्योर करें, हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर रखें, वेट मेंटेन करते हुए कोई भी स्टीरॉयड का इस्तेमाल, या अक्सर ऐसे होता है लड़के की जब शादी है तो उसके फ्रेंड सर्कल में मुख्तलिफ उसको मशवरे दिए जा रहे होते हैं, ये स्टीरॉयडल इस्तेमाल करें, ये सलाजीद है इसको इस्तेमाल करें, और वो एक्सेसिव अमाउंट में हार्मफुल हो जाता है। तो इसी वजह से दोनों कपल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपनी शादी से पहले और वो जो आपका इनिशियल शादी वाला पीरियड है उसमें अपनी न्यूट्रिशन को बहुत बेहतर रखा जाए। तो ये जो डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन लड़कियां भी ले रही होती हैं शादी से पहले, ग्लूटाथायोन और इस तरह के ओरल सप्लीमेंट्स भी ले रही होती हैं, तो इससे भी आपकी हेल्थ वाइज इफेक्ट होता है? बिल्कुल, इससे भी हेल्थ अफेक्ट होती है। और देखिए समटाइम्स क्या होता है, हम वो चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर ऐड ऑन करनी शुरू कर देते हैं, ऐसे सप्लीमेंट जो मैल अब्जॉर्प्शन की तरफ ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब ऑब्वियसली शादी के बाद आपने कंसीव किया तो एक तो आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, या और आपने अपनी बॉडी को वो चीज़ें भी दे दी जो आपके लिए तब हेल्पफुल नहीं थी। तो अगर आपने ग्लूटाथियन इस्तेमाल करना है, मैं आई टोटली एग्री, खूबसूरत लगना चाहिए आपको अपनी शादी पे, और आप तब अपने, चाहे आपका कलर टोन है चाहे आपकी स्किन हेल्थ है, उस पर ज़रूर काम करें, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ एनी कंसल्टेंट। खुद से नहीं करें कि इतने आयु वाला ग्लूटाथियन इतने दिनों में आपको फेयर कर देगा। तो उससे क्या होता है कि सम टाइम हम अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं और सम टाइम वो चीज़ टॉक्सिक और साइड इफ़ेक्ट। और एक चीज़ है, आप खूबसूरत हैं, ये स्टेटमेंट हर बच्ची को मैं बताती हूँ कि देखिए आपका बस हेल्दी क्लियर स्किन होना इज़ बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट, और उसका नरिश होना इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि बिल्कुल। आप अपने अंदर वो वाली चीज़ें आप। और एक कोटेशन जो हम हमेशा सुनते हैं वो ये होती है कि व्हाट यू ईट इज़ रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। तो जब तक अपने अंदर आप कुछ हेल्दी नहीं डाल रहे और आप ऊपर चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, या आप इस तरह की टैबलेट्स ले रहे हैं जो जिनको क्लेम किया जाता है परमानेंट ग्लो कर देते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ग्लूटाथियन से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आप परमानेंट फेयर हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसा, उससे बिल्कुल सिर्फ ऐसा। आपकी जो डिसपिगमेंटेशन है वो बेहतर हो जाती है, हेल्दी सेल्स स्किन में हो जाते हैं। उसके अलावा तो इस उससे बेहतर है कि आप अपनी पिगमेंटेशन को हेल्दी डाइट जो है वो लेके ठीक कर लें। चलें, अब आप फिर मुझे ये भी बता दें कि पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट डाइट कौन सी है कि जिसकी वजह से बॉयज़ हों या गर्ल्स हों उनकी स्किन ग्लो करे? 3 चीज़ें, वेल हाइड्रेट योर स्किन, उसके साथ साथ विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ई हमारी स्किन में जो मेलानिन की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई होती है उसको श्रेड करके आपके नॉर्मल टोन पे आपको लेके आता है। विटामिन सी आपके कलर को ब्राइट करेगा। विटामिन सी और विटामिन ई का इनटेक, और उसके साथ साथ थर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपनी डिसपिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ हाई शुगर्स वो ना इस्तेमाल किया करें। इससे आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। इन्हीं से बने आप फूड्स भी बता दें कि भाई ये फूड्स आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करें, जैसे आपने विटामिन सी एंड विटामिन ई का जिक्र किया, तो उसी से रिलेटेड 5 मेजर फूड्स या फ्रूट्स या जो भी चीज़ें हैं वो बता दें। अच्छा, हमारे पास हम जितनी भी ऑरेंज सिट्रस फ्रूट्स की फैमिलीज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बीट रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन ई नट्स में अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें ये सारा कुछ मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बजट फ्रेंडली डाइट प्लान बनाना हो कि हर घर में अगर वो फॉलो अगर कोई करना चाहे तो वो इजीली कर सके, तो वो कौन सा डाइट प्लान बन सकता है? अच्छा, बजट फ्रेंडली की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक चीज़ है कि क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो वो बजट अफेक्ट होगा। तो इसलिए
क्वांटिटी मेंटेन रखेंगे तो पोर्शन कंट्रोल भी होगा और वो हम्म। बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा। तो उसमें अगर बात की जाए तो एक चीज़ में सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप नाश्ते में क्या करें कि आप कोई भी होल व्हीट से बनी रोटी खा सकते हैं, ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल की जा सकती है, साथ अंडे का ऑमलेट हो सकता है। दोपहर में आप कोई भी सलाद, या अगर मैं कहती हूँ आप कोई फैंसी सैलेड नहीं बनाना चाहते, दैट्स ओके, आप सिंपल एक खीरा लें, थोड़ी सी बंद गोभी लें, या कोई भी जो सीजनल 2 वेजिटेबल्स हैं उनका इनटेक कर लें। असर के वक्त कोई फ्रूट, या जो लोग कैफ़ीन इनटेक करते हैं, कॉफ़ी, चाय या कहवा आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको चीनी के बगैर इस्तेमाल किया जाए। रात का खाना जो है उसमें एक रोटी और हेल्दी ऑयल में बना हुआ सालन, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास आप योगर्ट का इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं, सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप बाहर से जंक नहीं खाएंगे और बाहर अपनी एक्स्ट्रा मनी नहीं स्पेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा बजट फ्रेंडली सीन हो जाएगा। अच्छा, जंक फूड का बड़ा रोल है। हमने शादियों की भी बात की, तो शादियों के बाद भी आपको पता है न्यू कपल को तो बहुत सारी दावतें मिलती हैं जिसमें यस। हम आइटम्स ऑफ फूड्स देखते हैं अपने आगे कि भाई इतना ज़्यादा खाना पड़ा हो। तो उस सिचुएशन में कैसे मैनेज कर सकते हैं आप अपनी डाइट को? अच्छा, उस सिचुएशन में इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि आप कार्ब्स थोड़ी ज़्यादा ना लें, कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स, उनको अवॉइड किया जाए। और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर टेबल पे 10 खाने पड़े हैं तो आपने 10 ही खाने हैं। आप उन 10 को टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, आप उनको 2 से 3 स्पून्स जो है वो हर चीज़ के ले लें, और उसके साथ सैलेड ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपको ओवरफुलनेस की फील नहीं देगा। और उसके साथ ये वाला जो दावतों वाला सीन होता है ना, ख़ास तौर पे मेरे जितनी पेशेंट्स शादी से पहले वेट श्रेड करते हैं, तो वो शादी का दावतों के चक्कर में, ख़ास तौर में हलवों के चक्कर में सारा वो वेट बर्बाद हुआ होता है। तो ये सर्दियों में तो बड़ा वो चलता है जी, गाजर का हलवा और गजरेला, तो क्या ये हेल्दी है? चीनी के बगैर है तो हेल्दी है, आप उसमें गुड़ डाल रहे हैं या स्टीविया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स हेल्दी, एंड इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ पोर्शन कि आप कितने पोर्शन में ले रहे हैं। और अगर आप रेगुलर हलवा जात का इस्तेमाल करें, जैसे सर्दियों में कल्चर होता है रात को चाय के मग, दूध के मग, साथ साथ हलवा। पंजीरी या हलवे, तो देखें ये कल्चर आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं। इन अ ब्लू मून, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट भी हम कहते हैं कि इन अ ब्लू मून इट्स ओके, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस इट्स डेंजरस। जो लोग कहते हैं ना कि हम रोज़ रात को मीठा ना खाएं तो हमें, तो देखें ये आप ऑब्वियसली अपने साथ बहुत ज़्यादती करें आप, ठीक है ना, ब्लू मून आप ज़रूर। तो इसी तरह सर्दियाँ हैं, रिचुअल्स हैं, हमारे खूबसूरत रिचुअल्स हैं, आप इन्हें इंजॉय करें, लेकिन इन अ वे जैसे आप हफ्ते में एक बार, और चीनी के बगैर बना लें, आप उसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं, स्टीविया डाल सकते हैं, वो मीठा भी हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये 2 चीज़ें करें तो उनकी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल रहेगी। सबसे पहले जब भी उन्होंने दिन में उठना है, अपने दिन का स्टार्ट किसी भी फाइबर फूड से करना है, जिसमें हमारे पास खाली पेट आप चिया सीड वाला पानी पी सकते हैं, चोकर ले सकते हैं, या डिफरेंट फाइबर के तो हमारे पास मौजूद होता है वो ले सकते हैं। खाली पेट जब हम फाइबर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब नाश्ते में वो कार्ब्स लेंगे तो उससे उनकी शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। उसके साथ दूसरी टिप जो है वो ये आ जाती है कि सफ़ेद मैदे से बनी तमाम अशिया, आर्टिफिशियल मीठा, और उसके साथ साथ वॉक, इसको असेंशियल करें। इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करते हुए जब साथ वॉक करेंगे तो आपकी बहुत हद तक शुगर कंट्रोल हो जाएगी। डाइटिंग या प्रॉपर खाना जो है वो एक हमारा खाने का हिस्सा है, या ये प्रॉपर एक लाइफस्टाइल है कि हमें ये अडॉप्ट करना ही करना है? हमें मोटिवेशन कैसे मिले कि हम इसे मैनेज कर सकें? अच्छा, मोटिवेशन के लिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। उसमें एक चीज़, आप अपने आप को इमेजिन किया करें, अगर मैं फिट हो जाऊं तो मैं कैसी लगूंगी, ठीक है? चाहे वो लड़का है, वो भी यही सोचे कि अगर मैं फिट हूँ, अगर आप ओवरवेट है, उसके साथ साथ आप अपने आइडियल वो कपड़े अपने पास 2-3 रखें कि जिनमें आप फिट आना चाहते हैं, तो उनको आप रोज़ देखें कि यस मुझे इसमें फिट आना है। उसके साथ साथ डार्क साइड ज़रूर देखें। अगर आप मोटे होंगे तो सिर्फ आप मोटे नहीं हैं, आपके अंदर हार्ट अटैक होने का, उसके साथ डायबिटीज़ होने का, लिवर फैटी होने का, हार्ट डिजीज़ होने का चांस 70% तक ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो आप ये सोचेंगे आपके अर्ली बुढ़ापा आ जाएगा, उसके साथ साथ ये तमाम डिजीज़ेस आपके अंदर होने लग जाएंगी। और
एक चीज़ हेल्थ वाइज तो होता ही है, बट उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम हेल्दी नहीं होते तो उससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है, तो मैं एक चीज़ कहती हूँ, वुमेन शुड बी फिट। इफ़ वुमेन इज़ फिट देन वो अपने इंडिपेंडेंट होने की और अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी में हर काम और हर चीज़ कर सकती है। तो इसलिए आपको फिज़िकली, मेंटली, हर लिहाज से फिट होना चाहिए। तो वो चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब हम हेल्दी खाएँगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, और हेल्दी वेट होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो अगर आप जो हेल्दी नहीं है, तो आप समझिए आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल कुछ कर ही सही। नहीं सकते। आपके ड्रीम्स आप सिर्फ़ आप इमेजिन ही कर सकते हैं। आप उन बिल्कुल उन ऐसा। उन ड्रीम्स, आपको वो मंज़िल सफ़र तय करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो उसके ज़रूरत है। लिए ज़रूरी है आप अपने बॉडी को भी उस तरह प्रिपेयर करें। खाने पे तो हमने बहुत बात कर ली, अब इसके हज़म होने पे भी बात कर लेते हैं कि अक्सर खाना जो है ना डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो इसकी क्या रीज़न बनती है? खाना जब हमें प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, ये फाइबर की कमी की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी सिर्फ रिफाइंड कार्ब्स दे रही है, उसके अंदर फाइबर नहीं मौजूद होता, तो एक तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी जो है, उसमें बॉडी को 80% अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए। हुँ। लेकिन ऑपोजिट होता है, 80% बॉडी एसिडिक हो रही होती है, 20% एल्कलाइन। अब बॉडी एसिडिक क्यों ज़्यादा हो रही होती है? हुँ। जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड ले रहे होते हैं, हम अपने मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं कर रहे होते, हम वॉक नहीं कर रहे होते, हम वो चीज़ें जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती हैं, फाइबर हो गया, उसके साथ हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो नहीं ले रहे होते, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। तो हुँ। इस वजह से अहम है कि फ़ाइबर का इस्तेमाल, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल, जिसमें हमारे पास दही आ जाती है, फर्मेंटेड फूड्स डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे अचार है हमारे पास। हुँ। उसके साथ-साथ जो है वो स्पाइसेस का बड़ा बिग रोल होता है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम स्पाइसेस खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर अल्सर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ। हम कहते, तो इसलिए गो फॉर नेचुरल स्पाइसेस, जैसे हरी मिर्च है, या वो नेचुरल स्पाइसेस की तरफ आप जाएं। आर्टिफिशियल 10 मसाले डाल के खाना नहीं खाएं, वो आप उसके साथ डीप फ्राइड फूड, ये हमारी हुँ। डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। डीप फ्राइड फूड्स को अवॉइड, ठंडा पानी, ठंडे सोडास राइट आफ्टर ईटिंग योर मील, ये भी हमारी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके साथ खाना खा के फ़ौरन लेट जाना, उसके बाद लेट नाइट बिंज करते रहना, अपने दांत भी ख़राब करना और अपना स्टमक भी ख़राब करना। तो हुँ। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। जब मैदा ख़राब होता है ना, तो ख़ासतौर जब मैदा ख़राब होता है, तो पेशेंट्स आके यही कहते हैं, हाँ हम तो कुछ ऐसा नहीं करते कि जिसकी वजह से मैदा ख़राब हो गया, बट दीज आर द स्मॉल प्रैक्टिसेस। हुँ। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रही है, ज़रूरत से ज़्यादा डायरिया रह रहा है, तो यू शुड नोटिस ऑन दैट थिंग। उस पे काम करें और अपनी डाइजेशन को नॉर्मल करें। और ऑब्वियसली अपनी वर्क लाइफ के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ फोकस ऑन द थिंग्स कि मेरे जो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा हार्ट बर्न तो नहीं हो रही, मुझे हर खाने के बाद एसिडिटी तो नहीं हो रही, मुझे खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है। जब हम इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, हमें पता लगता रहता है, तब हम इन पे काम करते हैं। इस चीज़ का वेट ना क्या करें कि वो एक डिज़ीज़ बनेगी तो हमें पता चलेगा। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको साथ-साथ कंट्रोल कर लेंगे आप डाइजेशन की, तो आपकी वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। वरना आपकी गट नहीं ठीक, तो आप समझें आपकी बॉडी में कोई फंक्शनिंग ठीक नहीं है। गट आपकी बॉडी का इंजन है। आप जो खा रहे हैं, डाइजेस्ट होना, अब्ज़ॉर्ब होना, इट्स ऑल अबाउट योर गट। तो गट को हेल्दी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, डोंट टेक एंटासिड्स। अब एंटासिड्स का इतना कल्चर हो गया हुआ है, 1 मिनट में साशे घोला, पी लिया, ठीक बिल्कुल है? ऐसा। 1 मिनट में मिद, ठीक है? ओह माय गॉड! सुबह-सुबह बर्निंग हो रही है, पिंक कलर का सिरप है, व्हाइट कलर का सिरप है एंटासिड का, डाला, फटाफट पी लिया। कहीं खाने में ओवर ईट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर है, एंटासिड है ना, एक साशे घोलेंगे, सेटल हो जाएँगे। देखें, इससे आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्ज़ॉर्प्शन इफ़ेक्ट हो रही है, उसके साथ-साथ आप
कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिपेंड कर रहे हो कि बाहर से मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तो मैं डाइजेस्ट हो जाऊंगा, मीनवाइल मैं जो मर्जी करता रहूं, तो दैट्स वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, सो डोंट गो फॉर इट। अच्छा, मैंने देखा है कि 16, 17, 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, टीन एज में होते हैं, और वो खाने से पहले एक कैप्सूल ले रहे होते हैं कि भाई उनकी बर्निंग बहुत ज़्यादा रहती है सीने में, ठीक है? तो क्या उनको कोई घरेलू टोटका करना चाहिए कि वो डेली बेसिस पे वो टैबलेट लेंगे तो वो फिर कुछ खाना खा सकते हैं, क्योंकि उनको इतनी जलन होती है कि वो खाना नहीं खा सकते? देखिए, ख़ास तौर पे टीन एज में दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी रॉन्ग। अच्छा, अब वो जो टैबलेट काम करती है अमृत, वो काम आप हमारे बहुत सारे फूड्स के अंदर भी मौजूद है। दही को आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट, उसके अलावा चिया सीड को पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल का छिलका वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप उस टैबलेट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे टैबलेट अपने आप को दे रहे हैं तो आप देखें आपकी टैबलेट वो सपोर्ट सिस्टम बन गई है। आप सारी उम्र टैबलेट्स पे तो नहीं आपको रहना। फिर हम एंड पे कहते हैं ओ नो वी शुड वर्क ऑन आवर न्यूट्रिशन। अगर हम अपने तो अगर हम ये स्मॉल प्रैक्टिसेस, मेडिकेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हमारी डाइट में हर चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है, बस द थिंग इज़ हम फोकस नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सारी उम्र दवाइयों पे ना आए, करेक्ट योर फूड, करेक्ट योर फूड अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, या आपका जैसा रूटीन है उसके मुताबिक अपने फूड की करेक्शन कर लें। कुछ चीज़ें वक्ती तौर ऐड ऑन कर लें, जब आप हेल्दी हो जाए तो फिर उनको छोड़ दें। कुछ लोग खाना खाते ही वॉशरूम की तरफ भाग जाते हैं और उनको लग रहा होता है कि भाई उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है कि वो खाना खाते ही जाते हैं और वो वॉशरूम चले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी फ़ौरन डायरिया हो जाता है। दूसरा ये होता है कि वो लोग जिनको बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी फैक्टर मौजूद है, या आप खाना बिल्कुल गलत खा रहे हैं। अच्छा, इसमें फ़ौरन अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ा है तो लोग इसमें समझते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव है कि हमें तो देखें खाना फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए, इट्स मे बी मैल एब्जॉर्प्शन, इट्स मे बी स्टीटोरिया। ये एक ऐसी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो इस वजह से अगर आपको प्रोलॉन्ग्ड लेवल पे ये चीज़ हो रही है, एक तो अपने आप खाने के अंदर जैसे ख़ास तौर पे चपाती कार्ब्स का ऐड करें, वो जल्दी हाई प्रोटीन्स का ऐड करें ताकि ये आपकी चीज़ बेहतर हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है तो देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर ताकि आपकी वो पता लग सके कि प्रॉब्लम क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो लीन होती है, स्मार्ट होती है, लेकिन बेली फैट एक एज के बाद आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए कौन सी डाइट हमें करनी चाहिए? बेली फैट के लिए सबसे ज़रूरी है कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस लेवल। कॉर्टिसोल जब हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारा एब्डोमेन फैट बाहर आता है। तो इस वजह से एक तो अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। वाइट फ्लोर इनटेक जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं, वाइट शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर ईट करते हैं, तो ये तमाम वजूहात हैं जो एब्डोमेन फैट बढ़ने की वजूहात होती हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ एब्डोमेन फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, एक तो अपनी रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करें। हमारे एब्डोमेन के अंदर मसल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो आप अपने एब्डोमेन फैट को रिड्यूस करें एक्सरसाइज के थ्रू। उसके साथ वाइट शुगर्स को कट डाउन कर दें, लेमन का इस्तेमाल अपनी रूटीन में शामिल कर लें। और उसके साथ साथ एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप अपने खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट कराएं। खाने से पहले पानी पिएं, उसके बाद देखें कि अगर आपको खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन रह रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एब्डोमेन फैट का इशू आता है, तो उसको करेक्ट करें। हाई फाइबर, हाई पानी का इस्तेमाल, तो ये तमाम चीज़ें करके आप अपना एब्डोमेन फैट रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी डिफरेंट डाइट पैटर्न्स के हवाले से। तो इस तरह के मज़ीद किसी भी टॉपिक पर आप अपने सवालात पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद मोतबर डॉक्टर्स के साथ आपके लिए हेल्थ पर कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें।